मैं ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, क्रांतिकारी युवा संगठन के सदस्य हूँ। यहाँ पे हम पेपर लीक के खिलाफ तो आए हैं, लेकिन हमारी डिमांड और भी है। पेपर लीक उनका होता है जो स्टूडेंट होते हैं। हमारे देश के बहुसंख्यक युवा ऐसे हैं जो स्टूडेंट की श्रेणी से बाहर हो चुके हैं। जो लीकेज है वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। अगर 100 बच्चों ने पहली क्लास में दाखिला लिया है तो 10वीं 12वीं के बाद तक के जाने के छात्रों की संख्या कम हो जाती है। लीकेज वहीं शुरू हो जाता है। इस लीकेज को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा और पब्लिक के सामने, इस समाज के सामने लाना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन में जाने वाले छात्र भारत में उतने ही हैं। 27% जो है, जो उच्च संस्थानों में युवा हैं जो हायर एजुकेशन में दाखिला लेते हैं। बाकी के स्टूडेंट जो है वो कहाँ हैं, ये भी एक सवाल है। और आगे जिस तरीके से उन युवाओं को शिक्षा नहीं मिलती है, उनकी तो नीट या नेट या आगे की एजुकेशन के सपने तो छोड़ो, पढ़ने की उम्मीदें भी टूट जाती हैं, उनके सपने वहीं टूट जाते हैं। उन युवाओं की बात भी हम लोग यहाँ पे लेके आए। हमारा मुख्य मुद्दा ये भी है कि सरकारी स्कूल लगभग 2014 से लेके 23 तक इतने बंद किए गए हैं इस सरकार के द्वारा। उनका कहना ये होता है कि क्योंकि वहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं आते हैं पढ़ने। उन स्कूलों में ग्राउंड लेवल पे आप जाकर के पता तो कीजिए कि क्यों नहीं वहाँ पे बच्चे पहुँच रहे हैं। रियलिटी है कि वहाँ पे अध्यापकों की कमी है, भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं, शिक्षक वहाँ मौजूदा समय पे रहते ही नहीं हैं, विद्यार्थियों को कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। इस तरीके की अवस्था में बच्चे जाहिर से स्कूल नहीं जाएंगे। और फिर उन स्कूलों को बंद करने की वजह आप प्राइवेट स्कूल को प्रमोट कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चा नहीं जा पा रहा है। हमारे देश के बहुसंख्यक मजदूर जो आर्थिक रूप से वंचित है, पिछड़े परिवार से आते हैं, गरीब है, दलित है, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाए। इसीलिए वो मजबूरन उन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं कि अपने बच्चों को जैसे तैसे वो 12वीं की शिक्षा दें, उच्च शिक्षा में जाने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन बहुसंख्यक हिस्सा जो है वो शिक्षा की श्रेणी से बाहर हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इस सरकारी स्कूलों को सुधार के लिए सरकार अभी तक इस पे ध्यान नहीं दे रही है। पहले से बद से बदतर हालत हुई है हमारे देश के सरकारी स्कूलों की, क्योंकि सरकार के चलाने वाले का बच्चा ही सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। सरकार के जो वहाँ पे सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल को अध्यक्ष बड़े अगर देखा जाए सीनियर अथॉरिटी के तौर पे देखा जाता है, उनके बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? उनके बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। उनके बच्चे किसी बड़े बड़े पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बड़े 12 खंबा पब्लिक स्कूल जैसे संस्थानों में पढ़ते हैं, जहाँ पे शुरू से लेके नींव से लेके बाहर बड़े पेड़ तक अगर किसी को बनाया जाता है, उस पर हर समय ध्यान दिया जाता है। उनके घरों में अलग माहौल होता है, एसी होता है गर्मियों के लिए, हीटर होता है सर्दियों के लिए, इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं होती है, पर्सनल उनका लैपटॉप होता है, पढ़ने के लिए प्राइवेट उनके कोचिंग होते हैं, होम ट्यूशन्स होते हैं। ये गरीब बच्चा नहीं कर पाएगा। किसी गरीब परिवार से पूछा जाए, उनके घर के हालात इतने खराब होते हैं कि 3-3, 4-4 हज़ार तो महीने का किराया देना होता है। अगर 2-3 बच्चे हैं, उनकी कमाई उतनी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो काम कर रहे हैं, ठेकेदार प्रथा में काम करते करते उनको पूरा मुआवजा नहीं मिलता है। अगर कोई हादसा हो जाता है, उनके परिवार सड़क पर आ जाते हैं, उन लोगों को भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस सब चीज़ों के लिए हमें बात करने की ज़रूरत है। सिर्फ पेपर लीक उनका ही होता है जो स्टूडेंट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं है, यहाँ पे उस वर्ग की बात कर रहे हैं जो युवा भी है, जो छात्र भी है, वो महिला भी है, वो दलित भी है, वो मजदूर भी है, जो किसान भी है, जो बहुसंख्यक आबादी ऐसी है जो दिल्ली जैसे राज्य से अगर बाहर जा कर के हम देखें, जो स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। मेरे खुद के गाँव में स्कूल इतना दूर दूर है, 5वीं तक की पढ़ाने के लिए पास में स्कूल है, उसके लिए भी बहुत सारी बच्चियां हमारे स्कूल से नहीं पढ़ पा रही हैं। इस भारत देश को हम कहते हैं इतना देश महान है। मैं गर्व करती हूँ इस देश पे कि महान है जिस देश में पीएचडी धारक, विश्व गुरु कहा जाता है, कह सकते हैं विश्व गुरु है, जिस देश में पीएचडी धारक चपरासी की नौकरी पे उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर रहा है, जिस देश में मंगल ग्रह से पत्थर लाया जाता है। बड़ा देश महान है हमारा। बहुत अच्छा है कि हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमारे देश में इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े रिसर्चर्स हैं जो मंगल ग्रह की मिट्टी को उखाड़ के ला रहे हैं और यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं कि वहाँ पे जीवन हो सकता है कि नहीं हो सकता। और उसी देश में दूसरी तरफ चेहरा ऐसा होता है कि गटर में एक व्यक्ति जो है मरने के लिए मजबूर होता है, आज़ाद होता है। ये हमारा देश आज़ाद है। आप देखेंगे कि लगातार आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। उन महिलाओं की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पे लोगों की संख्या कम होती है। हमारी मोटिवेशन यही देना है कि वो महिलाएं आए दिन उस पीड़ा को महसूस करती हैं। पहले तो उनके साथ घटना होती है, फिर थाने में उनको बताना पड़ता है, वो अत्याचार मानसिक रूप से उनको सहना पड़ता है।
फिर वकालत में अगर उनको बार बार बुलाया जा रहा है किसी कोर्ट कचहरी में, किसी जज के सामने पेश करने के लिए उनको बताया जाता है, बार बार अत्याचार एक महिला सहती है। इस सहने के साथ साथ वो इतनी परेशान हो जाती है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है, और उसका केस मतलब हर साल ऐसे ही चलता रहा। मामले में आप देखेंगे, उन्नाव के मामले में देखेंगे, ब्रजभूषण चरण सिंह को देख सकते हैं, कुलदीप सेंगर को देख सकते हैं आप, 2002 का गोधरा कांड में आप देखेंगे, बिल्किस बानो का कांड देखेंगे। उन लोगों को इतनी शय कैसे आती है? क्योंकि सत्ता उनके साथ है, उन गुंडों के साथ है। वो गुंडे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके लिए भी हमें सवाल उठाने की जरूरत है। जो औरतें आज अपने सर उठा के नहीं चल पा रही हैं, जो बड़ी मुश्किलों से अपने परिवार को चला रही हैं, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी वो बाहर निकल रही है, वहाँ ठेकेदार के प्रथा के तौर में देखा जाए उनको शोषण का शिकार होना पड़ता है, उनको पूरा वेतन नहीं मिलता। अगर वो सच बात किसी से कह भी दे तो उनको काम से निकाल दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप बोलो कि तुम्हें पूरा वेतन मिल रहा है, कोई चेकिंग पे आए तो बताओ कि आपको पूरी फैसिलिटी मिल रही है, आपको ESI भी मिल रहा है, आपको PF भी मिल रहा है, इस तरीके से कहा जाता है। हकीकत ये कि उनको नहीं मिलता है। उनके हर बार टेंडर बदलने पे उनको अपने गहने बेच के 40,000 50,000 टेंडर पे देने पड़ते हैं, नए ठेकेदार को सौंपने पड़ते हैं कि मेरी नौकरी ना छूट जाए। अरे इस देश में जब हम स्वतंत्र रूप से अपनी सांस तक नहीं ले सकते, उस देश में हम कह सकते हैं कि भारत देश आज़ाद है? इतनी बड़े हमारे यहाँ पे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर है, लेकिन मेदांता अस्पताल की आप चर्चा कीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज गूगल पे सर्च कीजिएगा। सारी चीजें फैसिलिटी है उसमें, किसी भी इलाज से कोई वंचित नहीं हो सकता, लेकिन आजाद है। अगर पॉकेट में पैसा नहीं है तो आप उसकी सीढ़ियों पे मरने के लिए आजाद है, क्योंकि उसमें सिर्फ अमीरों का इलाज होता है, गरीब की कोई एंट्री भी नहीं कर सकता है। वहाँ पे आप देखेंगे कि डॉक्टर भी बिक गए। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, कोई नीट परीक्षा पास करके अगर आगे जा रहा है, जो धोखाधड़ी से आगे बढ़ रहा है, पैसों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, आप किस लिए आगे बढ़ रहे हैं? आप किसी डॉक्टर के लिए बन रहे हैं। डॉक्टर कहाँ के बनेंगे? आप किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बनेंगे। सरकारी अस्पताल में कौन इलाज करने जाता है? हमारे देश का बहुसंख्यक गरीब इंसान जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर वंचित परिवार से जाने वाले लोग उसमें अपना इलाज कराते हैं। आप एम्स की हालत देख लीजिए, सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है। छोटे मोटे दिल्ली के अस्पतालों की तो मैं बातें नहीं करती हूँ, एम्स की बात कर लीजिए। उस एम्स अस्पताल के चारों तरफ एक बार रात में 3 बजे चक्कर लगाइएगा। अगर आपको अपने भारत की तस्वीर देखनी है, इस दुर्दशा को अगर देखना है, तो देखेंगे कि आप हजारों लोग सोए हुए दिखाई देंगे कंटेनर के आसपास, किसी फुटपाथ के नीचे, किसी सब्बे के नीचे, और वहीं पे उनके हाथों में कैनवरा लगा है, बोतल चढ़ी हुई है। इस देश में, जिस देश में हार्ट अटैक का मरीज सीढ़ियों के किनारे पे अपने पंप को लगाए हुए, उसके साथ उसके परिवारजन पंप को ऐसे से दबा रहे हैं, उसको सांस दे रहे हैं, ओपन है पूरा, सर्जरी हो रखी है, उसको एक बिस्तर तक नहीं मिल रहा है। एक रेप पीड़िता को बस्तियों में जहाँ पर घटना घटती है, उसको रात में एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है, एक बाइक में बिठा करके, पूरा ब्लीडिंग हो रहा है, उसके पड़ोसी की भाई से मदद लेकर के बाइक लेके जाता है, और वो मजबूर है कि उसको वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं मिल रहा। इस देश में हम रहते हैं, जिस देश में हम कहें कि बहुत बहुत महान है। अरे महान है, इतना देश महान है। हमारे देश के किसान इतने सक्षम है कि विदेशों तक अपना अनाज पहुँचाने के लिए काबिलियत रखते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में भूखमरी के शिकार सबसे ज्यादा, आधी से ज्यादा आबादी है जो भूखे पेट सोती है। हमारे पास सारी चीजें मौजूद है, लेकिन कहाँ है? पैसा नहीं है तो नहीं मिलेगी, पैसा है तो आपको मिल जाएगा। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? इन सब सवालों को देखने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। आज हमें 7वां दिन हो गया है, इतनी गर्मी में पसीने में हम यहाँ बैठे हैं। लगातार 2 दिन से बारिश भी हो रही थी, बुखार भी हुआ लोगों को, खांसी भी, हालांकि मुझे भी वॉमिट हो गया इस सर्दी गर्मी के मौसम से, लेकिन हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमें पाने के लिए एक उम्मीद है कि हम यहाँ बैठे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि औरतों की हालत सुधर जाए, शिक्षा में हालत सुधर जाए। एक बड़ा मुद्दा हमारा ये है जो मैं बताना चाहूँगी, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, इसीलिए सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उनके हालातों को नहीं सुधारा जा रहा है। भारत के कई स्कूलों में तो प्रिंसिपल तक नहीं है, हेड टीचर ही नहीं है जो रिकॉर्ड करे कि किस तरीके से टीचर्स काम कर रही हैं। एक अध्यापक दूसरे अध्यापक का जिम्मेदारी लेके 2 सब्जेक्ट पढ़ा रही है जिस स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ एक टीचर पे भी बर्डन है। एक दूसरे टीचर की नौकरी खाई जा रही है, और दूसरे टीचर की नौकरी भी खाने के साथ साथ एक टीचर कितना पढ़ा लेगी भाई? वो भी तो एक इंसान है ना, वो अपना कोर्स भी कंप्लीट करेगी, दूसरे का भी कंप्लीट करेगी, नहीं हो पाएगा, असंभव है। जिस देश में आगे उच्च संस्थानों में मैं बात करूं, अगर कॉलेज की बात की जाए,
2,500 स्टूडेंट है जो हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं। बाकी कहाँ जा रहे हैं 12वीं के बाद? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप डाटा चेक कर सकते हैं बेफिक्र होके। अगर मैं गलत हूँ तो आप बता सकते हैं। 2.5 लाख स्टूडेंट है जो हायर एजुकेशन में रेगुलर कॉलेज में इनरोल्ड होते हैं। बाकी जाते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, जिसमें ना तो टीचर मिलती है ना तो किताबें मिलती है। उन किताबों में इतनी मिस्टेक होती है, एक एक पेज में एक एक स्पेलिंग 4 जगह 4 अलग अलग तरीके से लिखी हुई होती है। लिखा जाता है कि भारत हमारा देश आजाद हुआ 1945 में, इतनी बड़ी गलती। लिखा जाता है कि विवेकानंद अनैतिक आदमी थे, इतनी बड़ी गलती। ये क्या है? आप क्या पढ़ा रहे हैं? इस देश से क्या उम्मीद करेंगे पढ़ा करके? जहां पर रेगुलर कॉलेज में एक कोर्स को पढ़ाने के लिए 180 दिन का क्लास दिया जाता है और ओपन डिस्टेंस लर्निंग में वही कोर्स आपको 12 दिन में करना है, जिसमें टीचर तक भी आते नहीं है पढ़ाने के लिए। वो कैसे हमारा देश आगे बढ़ सकता है? कैसे स्टूडेंट आगे पढ़ सकते हैं? तो इतना बड़ा अंतर शिक्षा में, ये गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए। जहाँ शिक्षा मंत्री हो चाहे चपरासी का बच्चा हो, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। एक जगह एक ही बच्चा पढ़ना जाना चाहिए, एक ही स्कूल होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों को, कोचिंग सेंटर्स को बंद किया जाए, सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जाए, वहाँ पे भी अंग्रेजी टीचर दिया जाए, वहाँ पे भी कंप्यूटर की फैसिलिटी दी जाए, वहाँ पे भी गणित के अध्यापक दिए जाए। उन सभी स्कूलों को सुधारा जाए जिन स्कूलों में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, जहाँ पर आए दिन बड़े बड़े टीचर्स के द्वारा लड़कियों का रेप होता है। उन सबकी बात करनी चाहिए। इन बातों को छुपाना नहीं, आगे बढ़ के निकलना है। हम किस किस की बात करें, किस किस गलियों की बात करें? जिस देश में दलित अगर किसान महिला है, बड़े जमींदार के अंदर में अगर काम कर रही है, खेतों में काम कर रही है, वहां पे तो उसको पता ही नहीं चलता है कि पुलिया के नीचे उसको फांसी से मार दिया जाता है, उसकी खबर तक नहीं आती है। कोई मीडिया वाला नहीं देता है, क्योंकि गांव के कोने पे है ना वो, उधर तक तो मीडिया भी नहीं पहुंच रही है, अखबार भी नहीं पहुंच रहा है। हम कितना कहेंगे कि हमारा देश महान है, जिस देश में हम कहते हैं कि 8वीं के बाद की लड़कियों के लिए उनकी जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में शादी हो जाती है, छोटी उम्र में बच्चे हो जाते हैं, छोटी उम्र में उनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है। वो खुद भी अगर पढ़ेंगी तो बच्चे भी अच्छे से आगे बढ़ेंगे, देश का भी विकास होगा। अलग अलग तरीकों से बहकाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी अटैक किया जा रहा है, बार बार किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। किसी ने लाठीचार्ज नहीं करी है। स्टूडेंट जानबूझ के बोला जा रहा है कि लोग आए ना, इनका मुद्दा है कि पता चलेगा तो सरकार अभिजीत गुप्ता से बात करे, एनटीए को रद्द करे। आज औरतें सड़कों पे आके बोल रही हैं और ये भी कि नो अन्न नो बात, ओनली जल, मेरा देश मेरा खून मांग रहा है। तो आज जय भारत, स्कूलों में भी नहीं पढ़ रहे होते। सावित्री फातिमा जी को याद करने की जरूरत है। उन क्रांतिकारी महिलाओं को आज भी हमें उनके विचारों को जमीन पे लाने की जरूरत है, कि ताकि अभी हमें जो शिक्षा मिली है उसके माध्यम से हम उन लोगों को जागरूक करें, आगे बढ़ाएं, उनको बोलें कि अगर आप पढ़ोगे नहीं हमारे देश का विकास नहीं होगा। मतलब कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाएं, उनका निकले पेपर, फिर जो अगर नहीं निकलता है तो भी उनको नाम दिया जाता है कि हमारे कोचिंग से। तो इसमें भी एजुकेशन का एक बड़ा फॉल्ट है। फॉल्ट भी है, शिक्षा बेची खरीदी जा रही है, बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ। और कोचिंग सेंटर खुद गठजोड़ सरकार के साथ काम करती है, जहाँ पर वो दिखाती है कि किसी की काबिलियत में उसको, मान लो ये भी चीज़ है आपके कई इश्यूज़ में आपने देखा भी होगा कि सबसे पहले तो कोचिंग सेंटर में वही जाते हैं जिनके पास पैसा होता है। सीयूटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लागू भी नहीं हुआ था। सीयूटी के विरोध में कई स्टूडेंट एनईपी के विरोध में धरने में शामिल हुए थे। मैं भी खुद उस प्रोटेस्ट में थी कि नई शिक्षा नीति किस तरीके से ला रहे हैं। आप कह रहे हो बहुत अच्छा फ्रेम है, इस फ्रेम में आपको बहुत अच्छे एजुकेशन मिलेंगे। भाई हमारी जब नींव ही कमजोर है, उस पर ईंटा लगा के घर बनाने से वो घर गिरेगा, किसी ना किसी जगह ढह जाएगा। वो हमारी कमजोरी को पकड़ो, उसको पहले मजबूत करो, स्कूली व्यवस्था को पहले बेहतर करो, उस संस्थानों को और बढ़ाओ, नए निर्माण करो। उसमें क्या होता है, सीयूटी जिस साल आने भी वाला नहीं था, ये खबर में था कि नई शिक्षा नीति के तहत सीयूटी को लाया जा रहा है। कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है, उसमें पहले कोचिंग सेंटर्स ने कई लाख रुपए लेके स्टूडेंट को भर्ती करके उनको पढ़ाना शुरू कर दिया था, और अगली साल इनरोल्ड होने वाला था सीयूटी का फर्स्ट बैच, और कई लाखों में उनकी फीस स्टार्ट हो गई थी। ये चीज़ दिखाता है कि कैसे पता चला उन कोचिंग सेंटर्स को। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स सरकार के गठजोड़ में काम करते हैं, उन कोचिंग सेंटर्स की वजह से पेपर लीक होते हैं, क्योंकि कई लाख रुपए लेके 40 50 लाख रुपए लेकर के नेट के पेपर लीक हुए। मैं खुद एमए फाइनल मैंने नेट दिया, मेरा 2019 में एमए हुआ था, मैंने नेट का पेपर दिया और पेपर देने के बाद वो लीक हो गया। कितनी मेहनत करते हैं वो बच्चे। मैं तो वो काबिल हो चुकी क्योंकि मैं एमए तक पहुंच चुकी। हमारे देश की बहुत सारी औरतें शिक्षा में पुरुषों की तुलना में बहुत पीछे हैं।
मैंने जो डाटा बताया था कि 27% युवा है जो हायर एजुकेशन में पहुंच रहा है, उस 27 में से 3% औरतें हैं जो हायर एजुकेशन में पहुंच रहे हैं। तो देख लीजिए शिक्षा में औरतों का कितना बड़ा योगदान है। शिक्षा में औरतें आदमियों से पहले ही बहुत पीछे हैं। तो मैं ये चीज़, मैं वहाँ पहुँच के मैं नेट भी देखा और कितनी मेहनत करते हैं, एक साल पूरा मेहनत करने के बाद आप पेपर देते हैं, कई घंटे आप सफ़र करके, मेंटल आपका डिप्रेशन होता है, आप सोचते हैं कि सारी चीज़ें याद कर ली कि नहीं कर ली, जाके पेपर देते हैं 3 घंटे, वापस आते फिर पता चलता है कि आपका पेपर लीक हो गया। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आप पेपर बनाने वाले चीज़ों को भी समझिए कि कहते हैं नोटिफिकेशन आता है कि आप पेपर में अगर कोई क्वेश्चन गलत करेंगे तो आप चैलेंज कर सकते हैं और उसका पेमेंट 1 क्वेश्चन 100 रुपीज़ होगा। 1 क्वेश्चन पे 100 रुपीज़ होगा। ये उनको पहले से ही पता है कि पेपर गलत होगा। कोई क्वेश्चन गलत होगा तो कोई स्टूडेंट तो चैलेंज करेगा। जानबूझ के 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ये गलत बनाते हैं और ये एक तरीके से इनका पैसे लूटने का माध्यम है कि कोई ना कोई तो बच्चा उसको बोलेगा कि ये चैलेंज करना, ये क्वेश्चन गलत है। तो इस तरीके से लूट हो रही है। कई सालों में फॉर्म निकालेंगे, फिर उनको फॉर्म भरा जाएगा, उसमें कई फीस 500-500 रुपये, 1000-1000, 1200-1200 रुपये देंगे, फिर पता चलता है ये फॉर्म रद्द हो गए हैं, फिर पैसे भी वापस नहीं मिलते हैं। करोड़ों लोग उम्मीद लगाते हैं कि मैं पेपर भरूंगी, मैं काबिल हूँ, सुसाइड कर लेते हैं। किसी की तो एज में ही बॉर्डर पे है और 27 की एज है, पेपर भर दिया है, पेपर हुआ ही नहीं है 3 साल तक, उसकी उम्र 30 साल हो गई है, एलिजिबिलिटी खत्म हो गई है। या तो आपके पास ये डिग्री है तो आप ये पेपर दे सकते हैं, जब तक आप डिग्री पूरी करोगे तब तक उम्र बढ़ जाएगी, फिर आप कोई फॉर्म नहीं भर सकते हो। ये सभी मुद्दे हमारे मुद्दे, ये सभी मुद्दे हम लोगों को लेके आने पड़ेंगे और इन मुद्दों से हट के जो छात्र नहीं है उन लोगों के भी बारे में सोचना पड़ेगा। जो छात्र की श्रेणी से बाहर हो गए हैं उनके लिए भी रोजगार की सुविधा होनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि पीएचडी धारक जो बेरोजगार है वो चपरासी की नौकरी के लिए भर रहे हैं। इस तरीके के देश में, विदेशों में भी बहुत हंसी होती होगी हमारे देश का। हम बोल रहे हैं कि भारत में रह रहे हैं, हम यूं ही बोल दें कि गर्व से कि देश महान है। कम से कम महानता का काम तो करें। कोई भी सरकार है XYZ, अगर वो नहीं करेगी तो मैं तो उसके खिलाफ भी खड़ी होंगी। कल मैं खुद इस चीज़ के लिए बोलूँगी कि भैया आपने वादे किए, आपने पूरे नहीं किए, ये तो होगा, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा। जिस तरीके से आज की मौजूदा सरकार है उसमें ना तो सुरक्षा रही है महिलाओं की, ना तो रोज़गार बचा है, ना तो उनमें शिक्षा बच पाई है जो बराबरी के आधार पे मिल रही हो, ना तो मजदूरों को कोई हक मिल रहा है। औरतों को आए दिन जो घरों में काम करती है मालिक के शोषण में मजबूरन रहती है, 12-12 घंटे वहीं रह के काम करती है, मार दिया जाता है। वो तो अमेरिका चले जाते हैं क्योंकि अमीर परिवार है, उनका गठजोड़ है कि गेट पे ही एंट्री नहीं करने देते उनके परिवार वालों की, कि वो तो आए ही नहीं है 4 दिन से, फ़ोन उनको लेने नहीं दिया जाता है। गुड़गांव में ऐसे ही हुआ था, एक 13 साल की बच्ची, उसके परिवार की कोई मजबूरी रही होगी, 10,000 12,000 में उसको काम पे रख लिया गया। उसको रात में उसको ठंडे पानी से बर्फ में नहलाते थे सर्दी के मौसम में, इतना टॉर्चर किया। वो खुद वकील थी, औरत जो महिला थी वो खुद वकील थी और उसको सिगरेट से जलाती थी उसके प्राइवेट पार्ट पे। अब सोचिए कितना इस देश में अत्याचार हो रहा है। मैं उस लड़की से मिलने भी गई थी, कोई तो मजबूरी रही होगी कि उसने पढ़ाई नहीं चुनी, वो काम करने जा रही है। तो इस मजबूरी का फायदा इस सरकार के द्वारा ना उठाया जाए। सबके लिए मौका हो, जिस देश में सबके हाथों में काम हो जाएगा वो देश महान कहलाया जाएगा। घर घर तिरंगा की जगह घर घर एक नौकरी दे दो तो आपको राशन का भी ढकोसला नहीं करना पड़ेगा कि आज राशन का पैकेट बांटा जा रहा है, आज हम इस देश में इतनी नौकरियां निकाल रहे हैं, एक नौकरी से भी हम घर चला लेंगे। भारत को कई सालों से, कई दशकों से ये आदत हो गई है कि न्यूनतम वेतन जो तय किया जाता है उससे नीचे में भी रहने के लिए आदत बन गई है। तो एक नौकरी मिलेगी एक घर में तो आपको राशन बांटने का भी ड्रामा नहीं करना पड़ेगा, वो अपना राशन अपने आप कर लेगा, अपने आप जिम्मेदारी उठा लेगा।